Hi guys, this is Raman Dubey. In this lecture we discuss about the straight line. आज हम स्ट्रेट लाइन की चर्चा करेंगे और यार स्ट्रेट लाइन को हम दो से तीन लेक्चर में कवर करेंगे और ऐसा नहीं है कोई टॉपिक हम छोड़ेंगे, थोड़ा सा लेक्चर बड़े होंगे, लंबे लेक्चर होंगे, बट मैं सारे टॉपिक कवर करूंगा, सब पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा और सारे टॉपिक क्लियर भी करूंगा। ऐसा नहीं है कि आपको रटने को बोलूँगा, तो सारी चीज़ें हम आपको रिलेट करवाऊँगा, क्लियर कराऊँगा उसे अच्छे से और उसमें कोई डाउट नहीं आएगा। अगर आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक के लेक्चर देखते हो, लेक्चर को कंटिन्यू देखते रहते हो और सेकंड चीज़ कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर देखते हो। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। टॉपिक आज हमारा कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या है? बेसिकली स्ट्रेट लाइन को अगर हमें फॉर्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें इनफाइनाइट सेट ऑफ कोलिनियर पॉइंट लेना पड़ेगा। कोलिनियर पॉइंट जो एक ही लाइन में लाई करते हैं, मतलब ऐसा एक कोलिनियर पॉइंट अगर हम इनफाइनाइट नंबर में लेते जाएंगे तो इसे कि लाइन की पॉइंट किसे रिप्रेजेंट करेंगे? बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो इसके बारे में कहा जाए स्ट्रेट लाइन क्या है, तो इसे हम कह सकते हैं सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिनियर पॉइंट। क्लियर है? ये क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिनियर पॉइंट के सेट है, कलेक्शन है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि हम देखो अगर इनफाइनाइट पॉइंट को रखते जाए, कोलिनियर पॉइंट लेते जाएं तो हमें क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और इसलिए हमने बोला स्ट्रेट लाइन क्या है? सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिनियर पॉइंट है। अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या रहेगा? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। देन इसके बाद हमारा सेकेंड आर्टिकल क्या रहेगा? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये दोनों चीज किसी स्ट्रेट लाइन की किसी भी कर्व की इंफॉर्मेशन बताने के लिए उसकी इक्वेशन इंपॉर्टेंट होती है और स्लोप बेसिकली स्ट्रेट लाइन की इंक्लिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल हम अपना लेते हैं स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा जरा इसे देखना, स्ट्रेट लाइन की स्लोप को कैलकुलेट करनी। ये बेसिकली क्या बताता है? लाइन की डायरेक्शन और उसके इंक्लिनेशन को बताता है। ठीक है, अब किसी लाइन की स्लोप हमें बतानी है तो हमारे पास दो तरीके से स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो इस स्ट्रेट लाइन पे, जिस स्ट्रेट लाइन की हमें स्लोप बतानी है उस पर 2 पॉइंट गिवन हो, या तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन हो, तो हम स्लोप को कैलकुलेट कर पाएंगे। अच्छा, मतलब इसका कैलकुलेट करने का हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है? When angle of inclination of straight line is given। जब क्या हो? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन हो। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है जरा इसे समझ लेना। जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है तो कितने एंगल पे इंक्लाइन है, थीटा क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। ठीक है, अभी इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। सेकेंड चीज, अगर हमें 2 पॉइंट गिवन हो ऑन स्ट्रेट लाइन, व्हेन 2 पॉइंट given on straight line, जब स्ट्रेट लाइन पे क्या हो? 2 पॉइंट गिवन हो, तब हम कैसे स्लोप को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम मेथड नंबर 1 देखेंगे, सेकेंड मेथड उसके बाद देखेंगे। ओके, तो चलिए हम देखते हैं जब हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन हो तो स्ट्रेट लाइन को कैसे, स्ट्रेट लाइन की स्लोप को कैसे कैलकुलेट करते हैं।
देखो when angle of inclination straight line is given, पहली कंडीशन क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन। सपोज करो जनाब हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और एक एक्स डैश इधर रखेंगे, इसका नाम वाई डैश वाई है और एक वाई डैश है। एक हमें लाइन गिवन है, सपोज करो लाइन हमें ए गिवन है, तो ये बताओ इस पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैलकुलेट मेजर करते हैं। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहां से होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो थीटा होगा ये बेसिकली एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहा जाता है। ये किसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसे स्लोप नहीं बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मेजर करने का तरीका क्या होता है, मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसे कैसे मेजर करते हैं, मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। निगेटिव एक्सिस से ऐसा नहीं हम इधर से इसे मेजर करेंगे, निगेटिव एक्स हमेशा पॉजिटिव एक्सिस से इसे हम मेजर करेंगे। आप कहेंगे देखो इधर की साइड में जो एक्सिस होगी पॉजिटिव होगी, इधर जो एक्सिस होती है वो निगेटिव एक्सिस मानी जाती है, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम हमेशा इसे एंटी क्लॉकवाइज में थीटा को मेजर करते हैं। चलिए सर, अगर हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन हो और तो हम स्लोप कैसे मेजर करेंगे। देखो स्लोप को जो डिनोट करते हैं उसे m से डिनोट करते हैं, स्लोप m से डिनोट करते हैं। और जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन हो तो स्लोप m इक्वल टू होता है tan थीटा। ये क्या होती है, स्लोप होती है। जब क्या गिवन हो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन हो, तब हम स्लोप को tan थीटा से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ रिमार्क पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट है, थीटा कैसे लेते हैं। थीटा हम लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसे हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैलकुलेट करना आता है, ठीक है। चलिए इस पे एक क्लियरिटी लेने के लिए कॉन्सेप्चुअल बात कर लेते हैं। देखो हमें क्या पता है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गिवन है और हमें इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जानते हो, एक गिवन है अल्फा, ठीक है। हमें बताना है इसकी स्लोप क्या होगी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। हमें इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताना है। तो हमने कहा था कि एंगल हमारा एंगल कहां से होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हम इसे अल्फा थीटा नहीं मानेंगे, हमारा थीटा होगा ये, जो कि किसके बराबर होगा, 180 माइनस अल्फा के होगा। तो स्लोप इज इक्वल टू स्लोप m इज इक्वल टू क्या होगा, tan 180 माइनस अल्फा, माइनस tan अल्फा क्या आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम स्लोप लेंगे, हमें एंगल लेना पता होना चाहिए स्लोप के लिए, ओके। चलिए अब इसमें कुछ रिमार्क पॉइंट है, उन्हें देखते हैं। रिमार्क पॉइंट कौन कौन से देखेंगे। अब हम देखेंगे अगर कोई लाइन हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल गिवन है तो उसकी स्लोप क्या है। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो अब उसकी स्लोप कैसे बताएंगे। और अगर हमें जो थीटा का वेरिएशन है उसके साथ स्लोप का साइन कैसे वेरी करता है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले रिमार्क पॉइंट हम लिखेंगे इस आर्टिकल में।
पहला रिमार्क, हमें अगर मान लो कोई लाइन गिवन है पैरेलल टू द वाई एक्सिस, किसके किस एक्सिस के पैरेलल लाइन गिवन है, वाई एक्सिस के, ये वाई है, दैट मीन्स वो लाइन कहां से होगी, कुछ ऐसी होगी, ठीक है। अगर लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री, तो थीटा क्या होगा हमारा 90 डिग्री। और फिर स्लोप क्या होगी जनाब, tan 90। अच्छा tan 90 की वैल्यू कैसी होती है, tan 90 बेसिकली का इनफाइनाइट, या अब इसे हम इनफाइनाइट को ही हम क्या बोल सकते हैं, अनडिफाइंड भी बोलते हैं। मतलब अगर कोई लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस है तो उसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप क्या होगी, अनडिफाइंड होगी। इफ एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस then the slope of line is undefined। क्लियर है, अगर कोई लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस है तो उसकी स्लोप कैसी होगी, अनडिफाइंड होगी। क्या ये बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट हो तो भाई बता दो भी, ठीक है। ये बहुत बेसिक बातें हैं, बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज है, आपको मैंने ऐसा नहीं सिर्फ ये बात बोल दी, इस बात को करके दिखाया, प्रूव करके दिखाया कि भाई देखो यहाँ पे tan थीटा 90 था, tan थीटा 90 इनफाइनाइट होता है, दैट्स मीन वो अनडिफाइंड होता है, इसलिए हम कहते हैं अगर कोई लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस हुई तो उसकी स्लोप कैसी होगी, अनडिफाइंड होगी। क्लियर है इतनी बात। अच्छा अब आगे देखते हैं, रिमार्क नंबर सेकेंड हम देखते हैं, कोई लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हुई तो एक्स है, वाई है, वाई डैश है, एक्स डैश है। हाँ यहाँ पे लाइन कैसे होगी, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अच्छा अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन के बीच में स्लोप कैसी होती है, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री का होता है, ठीक है, क्योंकि हम एंगल मेजर करते थे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है, तो दैट मीन ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, क्योंकि ये पैरेलल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के और हम उधर से एंगल मेजर करते हैं, तो दैट मीन ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के 0 डिग्री एंगल बना रही है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। ओके, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 डिग्री। अच्छा अगर थीटा 0 डिग्री आ गया तो स्लोप क्या आ जाएगी, tan 0 डिग्री, तो स्लोप क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो m इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब ये है अगर कोई लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है देन उसकी स्लोप क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है, तो इस लाइन को यहां पे लिख सकते हो, इफ एनी लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस then the slope of line should be 0। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो लाइन की स्लोप क्या होगी, 0 होगी, शुड बी 0। क्लियर है, इसमें कोई डाउट। ऐसा भी बोला जा सकता है अगर किसी लाइन की स्लोप 0 है तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, वो लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर किसी लाइन की स्लोप अनडिफाइंड है तो इसका मतलब ये है कि वो लाइन कैसी है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, इसकी रिवर्स बात भी आप कह सकते हो, समझ सकते हो। क्लियर है इतनी बात, इतने पॉइंट को नोट करो। तो रिमार्क नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं अपना। चलिए रिमार्क नंबर कौन सा है, 3 है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पे m इक्वल्स टू tan थीटा होता है ना,
थीटा क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मेजर कहाँ से करते हैं? फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अब यहाँ पे हम थीटा के साथ क्या लगाते हैं? कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहली कंडीशन, थीटा क्या हो? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाए। थीटा अगर 0 डिग्री हो गया तो मैंने अभी देखा है कि स्लोप की वैल्यू m की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और एक कैसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा? इट रिप्रेजेंट अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। भाई एक ऐसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, इस स्लोप कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा? जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। अच्छा, अब अगर थीटा का वेरिएशन 0 से 90 के बीच में हो जाए, थीटा 0 से तो बड़ा हो और 90 से छोटा हो, ऐसा हो जाए तो देखो स्लोप m की वैल्यू क्या होती है? tan थीटा। थीटा 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होता है तो tan थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो स्लोप क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अगर थीटा 0 से 90 के बीच में लाई करता है तो स्लोप की वैल्यू कैसी रहती है? पॉजिटिव रहती है। ठीक है, अब देखो अगर थीटा 90 के बराबर हो जाता है तो स्लोप क्या हो जाती है? tan 90 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो मतलब स्लोप क्या हो जाएगी हमारी? अनडिफाइंड। और एक कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा? इट रिप्रेजेंट द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू कौन सी ऐसे? जल्दी बताओ। पैरेलल टू वाई एक्सिस। अभी ये बात समझिए हम, अगर tan थीटा 90 हुआ मतलब tan इनफाइनाइट हुआ, स्लोप अनडिफाइंड हुई, दैट्स मीन ये कौन सी लाइन होगी? पैरेलल टू द वाई एक्सिस। क्योंकि वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन की स्लोप कैसी होती है? अनडिफाइंड होती है। क्लियर है इतनी बात? लास्ट आर्टिकल लास्ट इसमें कंडीशन देखते हैं। थीटा क्या हुआ? 90 से 180 के बीच में लाई करें तो tan थीटा की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। देन स्लोप हमारी क्या होगी? निगेटिव होगी। ठीक है, मतलब अगर थीटा 90 से 180 के बीच में लाई करता है तो स्लोप हमारी कैसी होती है? निगेटिव होती है। अगर tan थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है तो स्लोप कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। 90 हो जाता है स्लोप अनडिफाइंड हो जाती है, और 0 हो जाता है तो स्लोप 0 हो जाती है। स्लोप 0 रिप्रेजेंट करती है लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और स्लोप 90 रिप्रेजेंट करता है लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए रहेंगे। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे हम बात करते हैं सेकेंड मेथड की। जब हमें क्या पता हो? 2 पॉइंट पता हो लाइन पे, तब हम कैसे स्लोप को कैलकुलेट करते हैं। तो आई थिंक ये सारी बात क्लियर हुई होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो अब हमने स्लोप कैलकुलेट करना, अगर हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन हो तो सीख लिया। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लाइन का गिवन है तो हम क्या करेंगे? स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये बात हमने अच्छे से सीख ली। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होगा, मैं ऐसे ही आशा करके चलता हूँ। अगर इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके, सेकेंड हमारा मेथड नंबर सेकेंड था। जब हमें किसी लाइन पे 2 पॉइंट गिवन है तो हम स्लोप को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए अब सेकेंड मेथड हम देखते हैं। When 2 point given on straight line, जब हमें 2 पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे गिवन हो तो हम कैसे स्लोप को कैलकुलेट करेंगे। ओके, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है,
ये क्या है, एक्स एक्सिस है, इसे बोले तो वाई एक्सिस, इसे वाई डैश बोल सकते हैं, इसे एक्स डैश बोल सकते हैं। 2 पॉइंट हमें कहां पता है, स्ट्रेट लाइन पे। सपोज करो एक पॉइंट को ये है x1 कामा y1, एक दूसरा पॉइंट है x2 कामा y2, है ना। इसका नाम रख देते हैं P पॉइंट, इसका नाम रख देते हैं Q पॉइंट। क्लियर है। P पॉइंट की लोकेशन बताओ, P पॉइंट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, P पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई साहब इसने कितनी डिस्टेंस y एक्सिस पे कवर की है, ये y1 यूनिट डिस्टेंस कवर की है y एक्सिस पे, और ये कितनी यूनिट x1 यूनिट डिस्टेंस कवर की है x एक्सिस पे। अच्छा, Q पॉइंट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, Q पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है जनाब इसने y2 डिस्टेंस कवर की है, y2 यूनिट डिस्टेंस कवर की है y एक्सिस पे, और x2 डिस्टेंस कवर कर रखी है x एक्सिस पे। हाँ, अच्छा हमें क्या चाहिए, हमें ये डिस्टेंस चाहिए। इस पॉइंट का नाम अगर m रख दें, m, तो हमें pm डिस्टेंस चाहिए। pm डिस्टेंस किसके बराबर होगा, बेसिकली x2 माइनस x1 के। अगर आप हमसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं तो मैंने डिस्टेंस फार्मूले में ही बात बहुत अच्छे से कर रखी है। और qm डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ए वाली डिस्टेंस बराबर होगी बेसिकली y2 माइनस y1 के। ठीक है, क्योंकि स्लोप इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। हम मानते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल थीटा हो तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा, ये दोनों थीटा ही होंगे। कि ये जो पीएम लाइन है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, तो जितनी एंगल थीटा यहाँ फॉर्म होगा इतना एंगल थीटा यहाँ भी फॉर्म होगा। तो स्लोप इक्वल टू हमने क्या पढ़ रखा है, tan थीटा। अब देखो tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली QM अपान PM, यही तो QM अपान PM, मतलब PM मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं भाई, PM मतलब एयरली लेंथ। ओके, QM कितना है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो क्या हम यहां से बात कह सकते हैं, स्लोप इज इक्वल टू स्लोप m इज इक्वल टू, हम ये बात लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। क्या ये बात हम लिख सकते हैं, जी बिल्कुल सर लिख सकते हो। अगर ये बात लिख सकते हैं तो देखो यहाँ पे हमने स्लोप किसके हेल्प से कैलकुलेट की है, 2 पॉइंट की हेल्प से कैलकुलेट की। एक पॉइंट x1 कामा y1 जिसका नाम हमने p रखा था, दूसरा पॉइंट कौन सा हमें पता था इस लाइन पे, x2 कामा y2। और अगर देखो तो ये दोनों पॉइंट किस पे लाई कर रहे हैं, इस लाइन पे ही लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से स्लोप कैलकुलेट करते हैं। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और अगर आपने क्लास 8th 9th अच्छे से पढ़ रखा है तो वहां पे भी ये चीजें पढ़ के आए हो, ऐसा नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरे से पढ़ रखी हो तो डिस्टेंस फार्मूले में y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 लिखना मैंने सिखाया है। ठीक है, अब इसमें एक रिमार्क पॉइंट देख लेते हैं, रिमार्क पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क पॉइंट है। क्या रिमार्क्स है इसमें, रिमार्क्स नंबर 1 क्या है, देखो अगर हमें स्ट्रेट लाइन पे, सपोज करो एक कोई स्ट्रेट लाइन हमें गिवन है, ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन है, इस पे कुछ पॉइंट है, देखो P Q R S। P Q R S कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट है, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। ये तो दिख रहा है ना कि हमें पहले से ही बता दिया एक की स्ट्रेट लाइन पे है। लेकिन देखो क्योंकि P और Q की स्लोप सेम होगी, जो स्लोप PQ की होगी वही स्लोप QR की होगी, वही स्लोप RS की होगी। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास कुछ कोलिनियर पॉइंट हो P Q R S,
एक तो हमने एरिया से बताया था कोलिनियर पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, आज हम दूसरा तरीका बता रहे हैं। अगर ये पी क्यू आर एस हमारे पास क्या है, कोलिनियर पॉइंट है, तो स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू स्लोप ऑफ क्यू आर क्या होगा, ये बात सही होगी। एक कैसा हमने बताया था, इन पी क्यू आर एस का एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। और आज हमने कहा 3 पॉइंट हो तो कोलिनियर पॉइंट कैसे चेक करते थे, पी क्यू आर का अगर मान लो 3 पॉइंट हमें गिवन हो तो क्या करेंगे हम, कोलिनियर पॉइंट चेक करने के लिए उनका एरिया 0 करेंगे, या फिर हम पी क्यू की स्लोप बराबर क्यू आर की स्लोप भी करके हम पी क्यू आर को देख सकते हैं कि कोलिनियर है कि नहीं। अब यस पॉइंट है तब भी उसके साथ स्लोप का वाला रिलेशन लगा सकते हैं। तो ये कोलिनियरिटी चेक करने के लिए हम इस चीज को कह सकते हैं। अगर ये बात ट्रू हो गई पी क्यू स्लोप, देन we can say that point P, Q, R and S आर कैसे हैं, कोलिनियर हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम क्या कह सकते हैं, पी क्यू आर एस पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है। क्लियर है इतनी बात, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है, ओके। अब अगला आर्टिकल हमारा रहेगा इंटरसेप्ट क्या होते हैं, वो आर्टिकल रहेगा, उसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगला आर्टिकल पहले इसे नोट करो आप सब लोग। तो चलिए इरेज करें। अगला आर्टिकल हमारा क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट तो सुने होंगे ना। इंटरसेप्ट क्या, ठीक है। अच्छा, ये कोई लाइनें आ रही है इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पे किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही यहाँ पे इस पॉइंट का, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रही, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 हुआ क्योंकि ये पॉइंट लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो 0 कामा सपोज करो बी है, ठीक है, मतलब ये बी डिस्टेंस पे यहाँ पे कट कर रहा है। और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि ये y एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये बात हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखे हैं और वैसे भी सीख लो, यहाँ पे कोई y में कुछ डिस्टेंस चले हो नहीं तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कामा यानी कि a कामा 0 ले लेते हैं। यहाँ पे 0 कामा b का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है, ये लाइन जो है y एक्सिस को v डिस्टेंस पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, और ए लाइन एक्स एक्सिस पे ए डिस्टेंस पे कट करती है। तो बी जो होगा ये क्या कहा जाएगा, हमारा वाई इंटरसेप्ट कहा जाएगा, और ए जो होगा हमारा ये क्या बोला जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट। मतलब समझ पे आया, एक्स एक्सिस पे लाइन जिस पॉइंट पे कट, जिस डिस्टेंस पे कट करती है उस डिस्टेंस की मेजर को हम एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, और वाई एक्सिस पे लाइन जिस पॉइंट पे कट करती है उस पॉइंट की वाई एक्सिस पे डिस्टेंस जो होती है वो क्या कहलाती है, वाई इंटरसेप्ट कही जाती है, जो कि यहाँ पे बी है और ये है। ए कैसा है, एक्स इंटरसेप्ट है, बी कैसा है, वाई इंटरसेप्ट है। क्लियर है इसमें बात, कोई इसमें डाउट है आपके पास तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यहाँ से तो पूछ सकते नहीं हो, ठीक है, तो कमेंट में पूछ सकते हो और मैं रिस्पांस भी करूंगा। और ये बहुत बेसिक सी बात है, बचपन से इसे सीखते आए हो, ठीक है। अब हमारा अगला आर्टिकल है जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है।
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पहला केस देखते हैं, इसमें बहुत सारे केस है। कभी आपको लाइन गिवन, 2 पॉइंट गिवन हो सकते हैं, तब आपको मिल सकता है कि इक्वेशन फाइंड करो, या एक पॉइंट एक स्लोप गिवन हो सकती है, तब आपको बोल सकता है कि हाँ भाई क्या करो, इक्वेशन फाइंड करो, या एक्स और वाई इंटरसेप्ट गिवन हो सकते हैं, तब आपसे इक्वेशन पूछ सकता है, या एक्स या वाई इंटरसेप्ट गिवन हो और स्लोप गिवन हो, तब आपसे इक्वेशन पूछ सकता है, या फिर एक लाइन पता हो, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन पता हो और उस परपेंडिकुलर लाइन की लेंथ पता हो और वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है ये पता हो, तब हमसे स्लोप इक्वेशन पूछा जा सकता है। तो ये डिफरेंट फॉर्म की इक्वेशन हम कैसे कैलकुलेट लिखते हैं, राइट करते हैं, डिफरेंट कंडीशन पे इक्वेशन कैसे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे राइट करेंगे, ये चीज हम सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला केस लेते हैं, जब हमें क्या गिवन हो, 2 पॉइंट गिवन हो ऑन किसी स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट गिवन है, तो हम उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखो अब स्ट्रेट लाइन पे जिसकी इक्वेशन हमें बतानी है, उस स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट गिवन है, सपोज करो एक इसकी इक्वेशन हमें बतानी है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट हमें मान लो x1 कामा y1 पता है, दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पे x2 कामा y2 पता है, ठीक है। सपोज करो ये पॉइंट P पता है, Q पता है, ठीक है। अच्छा, तो हमें इक्वेशन अगर राइट करना होगा तो कैसे लिखेंगे हम, y माइनस y1, इस पॉइंट को लेंगे, इसे y माइनस y क्या होगा, एक वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है, y माइनस y1 इसको टू y2 माइनस y1 बेसिकली स्लोप है किसकी, इस स्ट्रेट लाइन की, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम x माइनस x1। इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, अगर 2 पॉइंट पता हो तो हम क्या लिख पाएंगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख पाएंगे। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देख रहेंगे y1 ए पॉइंट, x2 x1 ए पॉइंट है, और y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 क्या है, बेसिकली स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है नहीं, बहुत इजी पॉइंट है यार। ये चीज क्लास 8th से अगर आप पढ़े हो सीरियसली, तो 8 से ये चीज इन्वॉल्व हो जाती है और आप तब से पढ़ते आते हो, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बातें आपको पता ही होनी चाहिए, बहुत बेसिक है। चलें आगे मूव करें, चलो सेकेंड केस क्या है, अगर हमें एक पॉइंट if 1 point and slope of is given, एक पॉइंट और स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर हमें गिवन है तो क्या करेंगे, जरा देखना। देखो स्लोप ऑफ लाइन गिवन होने के लिए हमें ऐसा भी कुछ मिल सकता है कि स्लोप गिवन है m=1, या हमें थीटा गिवन हो, थीटा कुछ समथिंग थीटा गिवन हो, तो चाहे स्लोप डायरेक्टली गिवन हो या थीटा गिवन हो, ठीक है, तो हम इससे क्या कैलकुलेट करेंगे, कुल मिला के स्लोप इससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो स्लोप की इन्फॉर्मेशन आपको मिली गिवन रहेगी इसमें, ठीक है। तो चलो यहाँ पे सपोज करो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट हमें x1 कामा y1 गिवन है, और मान लो स्लोप m गिवन है। अब स्लोप 2 फॉर्म में मिल सकती है, या तो डायरेक्टली m=2 गिवन हो, या m=-2 गिवन हो, या फिर आपको θ=60 डिग्री, θ=40 डिग्री, θ=45 डिग्री ऐसा गिवन हो, तो tan थीटा से स्लोप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसके लिए हम जो इक्वेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, y माइनस y1 m टाइम स्लोप टाइम x माइनस x1, ठीक है। अच्छा, अब स्लोप अगर मान लो थीटा गिवन हो, मान लो थीटा गिवन हो, तो स्लोप इसको क्या हो जाएगी, m=,
तब एम स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, tan थीटा लिखेंगे। अगर हमें स्लोप डायरेक्टली गिवन है तो स्लोप को डायरेक्टली पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें कुल मिला के y माइनस वाई वन स्लोप टाइम x माइनस x1 होता है। ये बात अगर आप ऑब्जर्व कर पाओ तो पिछली इक्वेशन में भी यही बात लिखी गई थी। वहां पे बेसिकली 2 पॉइंट गिवन थे, तो 2 पॉइंट की वजह से हमने वो कैलकुलेट किया, y2 माइनस y1 आया था, x2 माइनस x1 आया था। बेसिकली स्लोप ही तो लिखी थी जनाब, ठीक है। क्लियर इतनी बात, इसमें कोई डाउट है जनाब? भी क्वेश्चन कराएंगे तो आपको क्लियरिटी और अच्छी आएगी, ठीक है। तो इसलिए अभी हैरान ना हो ज्यादा, अभी इस पे क्वेश्चंस भी करने हैं आपको, फिर और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। जब हमें इंटरसेप्ट गिवन हो तब हम कैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। x and y intercept of straight line गिवन हो, x और y इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर गिवन हो तब क्या करोगे भाई साहब, जरा सोचो। एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। x इंटरसेप्ट मतलब डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस सपोज करो a गिवन है x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट क्या गिवन है, b गिवन है, y इंटरसेप्ट b गिवन है। तो क्या हम इन पॉइंट, इस पॉइंट की और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख पाएंगे? इन दोनों पॉइंट का बिल्कुल लिख पाएंगे सर। ए क्या होगा, a कामा 0 होगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 कामा b होगा। इसका मतलब है हमें स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट मिल गए। अगर स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट मिल गए तो इक्वेशन लिखने का तरीका पता है हमें, y माइनस वाई वन, इसे हम मान लेते हैं y1 x1 कामा y1, इसे मान लेते हैं x2 कामा y2। तो y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन मतलब y माइनस 0, और y2 माइनस वाई वन मतलब v माइनस 0 अपान 0 माइनस a इंटू एक्स माइनस x1। क्लियर है? तो यहां से क्या लिखेंगे हम इक्वेशन, y इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स माइनस ए। क्लियर है? फिर इसे और अच्छे से मल्टीप्लाई करवाना है, ए वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी। क्लियर? फिर इस टर्म को इधर लाओ, ए वाई इक्वल टू ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ए बी। दोनों साइड ए बी से डिवाइड करवा दो, मतलब ए बी अपान ए बी अपान ए बी अपान ए बी। ठीक है? ऐसा जब करोगे तो क्या मिलेगा आपको, y अपान, इधर देखते हैं, दिख तो रहा है, ओके, y अपान बी प्लस एक्स अपान ए इक्वल टू 1। ए क्या हो गई, बेसिकली हमारी इक्वेशन आ गई इंटरसेप्ट फॉर्म में, x और y इंटरसेप्ट। यहाँ पे x इंटरसेप्ट क्या है, b है, सॉरी x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, मतलब y के नीचे y इंटरसेप्ट प्लस x के नीचे x इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। डायरेक्टली अगर इंटरसेप्ट गिवन हो तो इस तरीके से, जैसे मान लो x इंटरसेप्ट 2 गिवन है, y इंटरसेप्ट 4 गिवन है, तो हमें इक्वेशन लिखनी है तो y अपान 4 प्लस एक्स अपान 2 इक्वल टू 1 लिख देंगे। तो डायरेक्टली इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है? अच्छा, अब देखते हैं क्या गिवन हो, मान लो एक कोई इंटरसेप्ट गिवन है और हमें क्या मिला, गिवन हो स्लोप गिवन हो, तब कैसे हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इसे लिख लेना। अब हम आई थिंक केस 1 ही डाल के रखे हैं और हम शायद केस सेकेंड थर्ड पढ़ा रहे हैं, केस नंबर 3 है। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग सही कर देना। चलिए, अब यहाँ पे केस नंबर 3 में हमने देखा x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों गिवन थे। आगे हम देखेंगे कि अगर मान लो सिर्फ x इंटरसेप्ट गिवन है या y इंटरसेप्ट गिवन है, साथ ही साथ आपको एंगल गिवन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन हो, तब कैसे आप इक्वेशन राइट करोगे।
और जो कि आपको समझ में भी आ रहा होगा बहुत आसानी से। केस नंबर 4 ले लो। पहले एक्स इंटरसेप्ट के साथ काम करें। चलो, एक्स इंटरसेप्ट एंड एंगल, या ऐसा बोलो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन। अब स्लोप कैसे? स्लोप डायरेक्टली दे सकता है या थीटा के देके स्लोप आपको थीटा दे देगा और स्लोप आप कैलकुलेट कर लेंगे m/tan थीटा, तो दोनों तरीका चल सकता है। तो चलो, मान लो कोई लाइन है इस तरीके से आ रही और उस पर हमें y इंटरसेप्ट नहीं पता है कहाँ कट रहा, लेकिन हाँ x इंटरसेप्ट पता है a है और इसकी स्लोप पता है हमें m। तो क्या भाई साहब हम नहीं निकाल सकते? जी बिल्कुल सर, इस पॉइंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होगा a, 0, क्योंकि y एक्सिस में यहाँ पे कोई डिस्टेंस एक्सिस से नहीं चली जाती, ठीक है। तो चलो, अगर एक पॉइंट पता हो, एक स्लोप पता हो, तो वो वाली कहानी बन गई ना। तो y - y1, y - 0 इक्वल्स टू m टाइम स्लोप इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आएगा? y इक्वल्स टू mx माइनस ma, ठीक है। कब ये काम होगा? जब हमें x इंटरसेप्ट और स्लोप गिवन है, ठीक है। अब केस नंबर अगला ले सकते हैं। अगला केस क्या ले सकते हैं? जब हमें y इंटरसेप्ट गिवन हो और स्लोप गिवन हो, तब क्या करेंगे? अब तो आप समझ गए होंगे ना। तो चलिए अगला केस देख लेते हैं, केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या है? जब हमें y इंटरसेप्ट और स्लोप गिवन हो। y इंटरसेप्ट ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये y डैश, ये x डैश। अब यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है, इस पे सपोज करो हमें y इंटरसेप्ट मिल रहा है। y इंटरसेप्ट सपोज करो v लेंथ का है, तो इस पॉइंट का और हमें इसकी स्लोप पता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख पाएंगे जी बिल्कुल b, 0, b। क्यों 0 लिखे यहाँ पे? क्योंकि देखो y एक्सिस पे जब आप चलते हो तो x एक्सिस में आप ट्रेवल नहीं करते हो, दैट्स मीन x एक्सिस क्या होता है? x कोऑर्डिनेट आपका 0 होता है और यहाँ पे फिर एक पॉइंट में गिवन हो गया और एक स्लोप गिवन है, तो हम क्या इक्वेशन लिख पाएंगे जी बिल्कुल y - y1, y माइनस v m टाइम x माइनस 0। तो y इक्वल्स टू mx प्लस b। ये देखो आपने पहले पढ़ा होगा एक इक्वेशन, y इक्वल्स टू mx प्लस c। क्या है इस इक्वेशन की कंपेरेबल थी? या यहाँ पे c को क्या बोला था? m स्लोप ऑफ द लाइन, c क्या होती है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। नहीं पढ़े हो? और यही इक्वेशन हमने कैसे डिराइव की? y इक्वल्स टू mx प्लस b। तो यहाँ पे b क्या होगा? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ठीक है। तो अगर यही इंटरसेप्ट की लेंथ c होती तो किस फॉर्म में आती? y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो जब इस फॉर्म में हो तो ये बेसिकली y इंटरसेप्ट और स्लोप का फॉर्म है। अब स्लोप के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको क्या है? m इक्वल्स टू tan गिवन हो सकता है या थीटा देके आपसे स्लोप गिवन पूछ सकता है, तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन देके आपको m की वैल्यू पता चलती है। तो इसके क्या निकल गया इक्वेशन? y इक्वल्स टू mx प्लस b। ये हम रटने वाली इक्वेशन होती है, पहले से पढ़े रहते हैं, ठीक है। इसलिए हम कहा ये जो आप y इक्वल्स टू mx प्लस c पढ़े हो, यहाँ से रिलेट करवा सकते हैं। वहाँ पे c को क्या बोलते थे? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। यहाँ पे y इक्वल्स टू mx प्लस b में b क्या है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है, देख सकते हो। क्लियर है? यही इंटरसेप्ट अगर c ले लो तो ये वाली इक्वेशन आप पा जाओगे, जो आप पढ़ रखते हो, जो आप बुक में देखते हो। क्लियर है? अच्छा, अब आगे एक और तरीका है। आगे क्या तरीका है? वो बहुत अच्छा तरीका, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है भाई साहब। ये आई थिंक केस नंबर हमने 5 पढ़ा दिया आपको, लास्ट केस है। इसके बाद पैरामीट्रिक इक्वेशन बचती है स्ट्रेट लाइन की, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके पहले कुछ और आर्टिकल डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो हम आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सिखाने जा रहे हैं 6th केस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसे प्यार से, शांति से समझना और जो जो पॉइंट कह रहे हैं उसे अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करना। देखो, भाई साहब हमें क्या पूछा जा सकता है? केस नंबर 6,
हमारे साथ एक कहानी हो सकती है। क्या कहानी हो सकती है, जरा उस कहानी को समझने की प्रयास करो। देखो, हमें एक स्ट्रेट लाइन की, ये समझ लो हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताना है। अब स्ट्रेट लाइन पे क्या कंडीशन है, इससे परपेंडिकुलर एक लाइन है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है। कौन सी, अगर इस ओरिजिन का नाम ओ रखो, इस पॉइंट का ए बी सी, ओसी लाइन जो है ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है, जो हमें गिवन है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि ओसी लाइन की लेंथ पी है, इसकी लेंथ पी हमें गिवन है, ठीक है। और ये जो एंगल ऑफ ओसी लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमें थीटा गिवन है। अब हमें बताना है ए बी लाइन की इक्वेशन। हमें क्या गिवन है, हमें ओसी लाइन गिवन है, ओसी लाइन की लेंथ गिवन है जो कि पी है, और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। ओसी लाइन परपेंडिकुलर है ए बी पे। अब हमें बताना है ए बी लाइन की इक्वेशन। कैसे बताओगे इक्वेशन, अगर इसके बताना तो कम से कम दो चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ए बी लाइन की होनी चाहिए। या तो हमें दो पॉइंट इस पे मिले, या तो एक पॉइंट, एक क्या मिले, एंगल मिल जाए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मिल जाए। तो सबसे पहले हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे दिमाग लगाते हैं। ट्रायंगल ओ सी बी में देखो, क्योंकि ओसी लाइन परपेंडिकुलर है ए बी पे, दैट मीन ए एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये थीटा है तो बी वाला एंगल यहाँ पे क्या होगा, एंगल 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, और इतना अगर 90 माइनस थीटा हो गया तो बचा एंगल कितना होगा 90 प्लस थीटा। ये एंगल कितना होगा 90 प्लस थीटा। अच्छा, अगर ये एंगल हमें, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए बी लाइन मिल गया जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हम इसकी सहायता से, इस एंगल की सहायता से ए बी लाइन की स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो m इक्वल्स टू, किसकी लाइन की स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं, ए बी लाइन की। ए बी लाइन की स्लोप जो होगी किसके बराबर होगी, tan थीटा के, tan 90 प्लस थीटा के। क्लियर है, tan 90 प्लस थीटा के स्लोप हमें पता चल गई। अब लेकिन सर पॉइंट नहीं पता है, पॉइंट पता करने के लिए बात सोचो, स्लोप तो पता कर लिया ना ए बी लाइन के हमने, अब पॉइंट पता करना है। तो पॉइंट पता करने के लिए हम सी पॉइंट को पता कर सकते हैं। कैसे, विद द हेल्प ऑफ ए वाली लेंथ, ठीक है, पी वाली, पी कॉस थीटा, पी का कंपोनेंट करो, पी का कॉस थीटा क्या आएगा, पी का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इधर आएगा कुछ, ये क्या होगा P cos थीटा, और P का एक कंपोनेंट आएगा P sin थीटा। P sin थीटा, P cos थीटा, मतलब C पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं, P cos थीटा कामा P sin थीटा। यहाँ पे हमें P भी पता है और थीटा भी पता है, तो भाई साहब ये भी हमें कोई वेरिएबल पॉइंट थोड़ी ना मिलेगा, एक हमें फिक्स पॉइंट ही मिल जाएगा। ये पॉइंट किसे रिप्रेजेंट करेगा, C पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, तो अब हमें पॉइंट भी मिल गया और स्लोप भी मिल गई, तो अब हम लिख सकते हैं ना क्या, इक्वेशन y माइनस y1, y माइनस पी साइन थीटा, और क्या होगा स्लोप टाइम tan 90 प्लस थीटा, x माइनस x1, x माइनस पी कॉस थीटा, ठीक है। चलो और इसे अच्छे से सॉल्व करो, y माइनस पी साइन थीटा रहने दो, ये क्या हो जाएगा tan 90 प्लस थीटा, क्या होगा प्लस माइनस कॉट थीटा होगा भाई साहब। क्लियर है इतनी बात। अब देखो इसे कॉस अपन साइन के फॉर्म में लिख के साइन इधर करें, तो यहां पे जो आएगा y साइन थीटा माइनस पी साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है, इक्वल टू माइनस एक्स कॉस थीटा और क्या प्लस पी कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, इस टर्म को इक्वल, इस टर्म को इधर लेके आओ, इस टर्म को इधर भेजो, तो मतलब y साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा बराबर p कॉमन कर लो, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो y साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा इक्वल्स टू p। इससे हम बेसिकली
परपेंडिकुलर फॉर्म बोलते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का। मतलब यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर एक लाइन की लेंथ गिवन होगी और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन होगा, तो हम इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन उसके कैसे निकालेंगे, y sin थीटा प्लस x cos थीटा इक्वल्स टू p। ये तो रटने वाले लोग रटते हैं, ठीक है। y के साथ साइन के कंपोनेंट, x के साथ cos के कंपोनेंट बराबर p लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर तो है ना, उसी लाइन परपेंडिकुलर है ए बी पे, लेकिन एक बुद्धिमान बच्चा क्या करेगा, बेसिक तरीके से काम करेगा, स्लोप निकालेगा, पॉइंट निकालेगा, इस तरीके से काम करेगा और इससे जल्दी वो विदाउट कंफ्यूजन आंसर निकाल के रख देगा। तो अगर आप दिमागदार बच्चे हो, प्रोसीजर का अप्लाई करना, नहीं हो तो भाई साहब इसको लगाना, ये तो सीखे ही हो, रटे भी हो, मैक्सिमम बच्चे रट गए होंगे, रट लिए होंगे इसे, ठीक है। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि जितने टॉपिक थे, जितने इक्वेशन के तरीके हो सकते हैं लिखने के, आई थिंक इक्वेशन ए तरीका नंबर 7 था मुझे जहां तक पता है, ठीक है। अब इस पे हमें क्वेश्चंस करने हैं अच्छे अच्छे, ठीक है। तो चलिए इतना नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं, ओके। चलिए इसे रीच करते हैं। और मैं आप सबको डीपीपी भी इस लेक्चर्स की प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें अच्छे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन तो मैं डिस्कस कर लूँगा आज, बचे क्वेश्चन आप लोग डिस्कस कर लेना एज अ प्रैक्टिस, ताकि आपकी चीज़ें या लर्न हो जाए। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसे चीज़ें याद नहीं होंगी, जब आप क्वेश्चन करते जाओगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और आपके दिमाग में रिफ्रेश हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which is passing through (0, 0 and 2, -2). ओके, हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करना है जो इन दो गिवन लाइंसों के पास हो रही हो, ठीक है। तो सपोज करो स्ट्रेट लाइन ये हमारी, ठीक है। इस पे में क्या गिवन है, 2 पॉइंट, एक 0, 0 वाला पॉइंट है, एक 2, -2 वाला पॉइंट है। 2 पॉइंट के बीच में इक्वेशन लिखनी थी, कैसे लिखते थे हम, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x2 - x1, ठीक है। y - y1 अगर हम इसे x1, y1 इसे मान लेते हैं, x2, y2 इसे मान लेते हैं, तो y - 0, ठीक है, y2 - y1 मतलब -2 - 0 -2 अपॉन 2 - 0 मतलब 2 इंटू x - 0, ठीक, क्लियर है। तो यहां से क्या निकल के आएगा, y = -x, ये क्या होगी आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। कहां से पास हो रही है इक्वेशन, ए स्ट्रेट लाइन 0, 0 और 2, -2 से पास हो रही है, ठीक है। अगर आपको लग रहा हो हमने ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गलत निकाली है, तो आप गिवन पॉइंट को 0, 0 को इसमें पुट करवाइए, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। 2, -2 को भी पुट कराओगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इस तरीके से आप अपने आंसर को देख सकते हैं कि जो आपने इक्वेशन निकाली है वो सही है या गलत है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या है, which is parallel
वाई एक्सिस एंड passes through 4,2। ठीक है, हमें एक ऐसी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है और 4,2 से पास हो रही है। वाई एक्सिस के पैरेलल है मतलब यहां से उसने कुछ ना कुछ स्लोप के बारे में हमें डायरेक्शन दी है, और 4,2 मतलब एक पॉइंट गिवन है उस लाइन पे। ठीक है, तो हम यहां से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जनाब अगर ये हमारी वाई एक्सिस हो और एक्स एक्सिस हो, एक लाइन कैसी है, इसके पैरेलल है, किसके, वाई एक्सिस के, और कहां से पास हो रही, सपोज करो 4,2 यहां पे कहीं पॉइंट है। अगर ये 4,2 में जो एक्स कोऑर्डिनेट है जो कि इस लाइन पे लाई कर रहा है वो हर पॉइंट पे सेम होगी, क्योंकि देखो एक्स वाई एक्सिस से एक्स कोऑर्डिनेट पे जो डिस्टेंस होगी यहां भी सेम होगी, यहां भी सेम होगी, यहां भी सेम होगी, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पूरे लाइन पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो 4 के बराबर ही होगा। यहां पे करोगे तो हो सकता है 4 कामा समथिंग अल्फा हो, यहाँ पे हो सकता है 4 कामा बीटा हो। तो ये बात समझ में आई, 4 कांस्टेंट मतलब एक्स क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा। तो यहां से हम एक चीज बोल सकते हैं, हमें 1.4,2 पता है इस लाइन पे, और इसकी स्लोप जो होती है क्या होती है, अनडिफाइन होती है, मतलब स्लोप इसकी क्या होगी, क्योंकि 1090 होता है ना, 1090 स्लोप क्या होगी, अनडिफाइन होगी, इनफाइनाइट के बराबर होगी। तो जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y माइनस y1 y माइनस 2 इनफाइनाइट टाइम x माइनस 4, यही तो लिखेंगे। अच्छा, तो इनफाइनाइट को इधर भेज सकते हैं हम, x माइनस 4 इक्वल्स टू y माइनस 2 बाई इनफाइनाइट। अच्छा, समथिंग बाई इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, सम कांस्टेंट टर्म अपॉन इनफाइनाइट, तो x इक्वल्स टू 4। ये क्या आई हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आई। ठीक है, अब इसे हम और अच्छे तरीके से, अगर कोई लाइन y एक्सिस की पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू कांस्टेंट होती है। ऐसा हम स्टैंडर्डली अपने दिमाग में रिमेंबर कर सकते हैं। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन जो आएगी x इक्वल्स टू कांस्टेंट आएगी। अब कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे, अगर कोई डेटा गिवन होगा तो हम उसके मतलब एक पॉइंट गिवन है तो x कोऑर्डिनेट जो होगा वही कांस्टेंट टर्म की वैल्यू होगा। ठीक है, अब कोई इक्वेशन हो सकता है 2,4 से पास करे तो उसके लिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2x इक्वल टू 2 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी जो y एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक, अब इसे एक तरीका और था, इसे देखो हमने पॉइंट और स्लोप की हेल्प से फाइंड किया। अब एक इंटरसेप्ट मेथड से एक तरीका था। देखो इस स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट क्या होगा, 0 होगा, y इंटरसेप्ट 0 है। x इंटरसेप्ट कितना, जरा देखो x पे, x एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे कट कर रही है, 4 डिस्टेंस पे, 4 डिस्टेंस पे कट कर रही ना। x इंटरसेप्ट क्या है इसका, 4 है। तो हमने पढ़ा था y अपान क्या, a मतलब y का इंटरसेप्ट, y अपान b पढ़ा था, b का y का इंटरसेप्ट a y बाई 4, सॉरी y बाई 0, y इंटरसेप्ट 0 है, x अपान 4 इक्वल्स टू 1। तो यहां से हमने क्या निकल के आएगा, x इक्वल्स टू 4। क्लियर है, x इक्वल्स टू 4 यहां से भी मिल जाएगा। तो आप उसकी हेल्प से निकालो या इस तरीके से निकालो, दोनों से जो भी मिलेगी। अगर लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस आएगी तो वो क्या होगी, x इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसकी इक्वेशन होगी, कांस्टेंट टर्म आएगी। अगर कोई पॉइंट गिवन होगा तो इस तरीके से हम उसकी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब उसमें जो x कोऑर्डिनेट होगा वही कांस्टेंट टर्म की वैल्यू होगी इस पॉइंट का। ठीक है, कोई डाउट है इसमें, नहीं। अब ऐसे कोई लाइन अगर पैरेलल हो x एक्सिस के और सपोज करो 4,2 से ही पास कर रही हो, अगला सवाल इसी में थोड़ा सा
और अच्छा कर लेना, y इज देखिए है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 4, -2। ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन है, मतलब किसके पैरेलल है, x एक्सिस के। अगर x एक्सिस के पैरेलल है जनाब, तो इसके बारे में हम क्या जानते हैं, इसके बारे में हम एक बात ये जानते हैं कि इसकी स्लोप जो होगी क्या होगी, 0 होगी। ये ले लेते हैं, यहां पे पॉइंट हम देते हैं 4, 2, ठीक है। और 4 जो होगा माने इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा पूरे लाइन पे कांस्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही कहीं भी, x का वेरिएशन आ रहा है x में, ठीक है, x कोऑर्डिनेट में वेरिएशन आ रहा है, ठीक। तो स्लोप क्या होगी इसकी, 0। पॉइंट बताना y - y1 2, 0 टाइम x - 4, तो y = 2 क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। एक बात और बताएं, इंटरसेप्ट से निकाल सकते थे, y इंटरसेप्ट इसका कितना था 2, x इंटरसेप्ट 0 था, तो y/2 प्लस x/0 = 1, तो y = 2। a इंटरसेप्ट वाली मैंने इक्वेशन पढ़ाई थी, जब मैंने बताया था कि y इंटरसेप्ट a हो, y इंटरसेप्ट b हो, x इंटरसेप्ट a हो, तो इक्वेशन कैसे आती थी, x/a प्लस y/b। a और b क्या थे, इंटरसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू x एंड y = 1, ठीक है। कैसे निकाला था, मैंने उस इंटरसेप्ट की हेल्प से पॉइंट निकाले थे उस एक्सिस पे, और उसका 2 पॉइंट की इक्वेशन बना के मैंने इस तरीके से सॉल्व करके सिखाया था आपको, ओके। तो यहां से अगर कोई लाइन पैरेलल टू द क्या होगी, x एक्सिस होगी, तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी, y = कांस्टेंट आएगी। अब कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे, अगर कोई पॉइंट दिया होगा तो y कोऑर्डिनेट में पुट कर देंगे कांस्टेंट की जहां पे, तो वही कांस्टेंट हो जाएगी, ओके। कोई डाउट है इसमें, होना भी नहीं चाहिए, एकदम इजी से बातें हैं, इतने आसान से बच्चे वाले क्वेश्चन कर रहे हो क्लास 9th के, अब इसमें भी डाउट आ रही है तुम्हारे पास। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन to the diagonal of the rectangle the equation of whose side are x = a, x = a dash, y = b, y = and y = b dash। ये 4 लाइन की इक्वेशन गिवन है जिससे एक रेक्टेंगल फॉर्म किया गया है, और इस रेक्टेंगल के डायगोनल की इक्वेशन हमें बता दी है। कोई डाउट है इसमें, आसान सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ टू द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, द इक्वेशन हुज साइड आर x = a, x = a dash, y = b एंड y = एंड है भाई, 2y = मत समझ लेना, एंड लिखा हुआ है, y = b dash। तो चलिए हम पहले रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं। चलिए यहां पे देखो, 2 लाइन y एक्सिस के पैरेलल मिलेंगी और 2 लाइन इस रेक्टेंगल में x एक्सिस के पैरेलल मिलेगी, और कुछ इसी तरीके से इक्वेशन भी हमें गिवन है।
तो देखो वाई एक्सिस के पैरेलल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब एक्स इक्वल टू ए और ए वाली इक्वेशन वाई एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब इन लाइन को ए बी सी डी, ए सी और बी डी लाइन की इक्वेशन ए है, तो एक्स इक्वल टू ए क्या है, ए सी लाइन की इक्वेशन हम मान लेते हैं, इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू ए। इसकी इक्वेशन क्या मान लेते हैं, इस लाइन की, एक्स इक्वल टू ए इसकी इक्वेशन है, एक्स इक्वल टू ए डैश इसकी इक्वेशन है, और सी डी लाइन की इक्वेशन ए वाई एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल किसकी इक्वेशन, वाई इक्वल टू कांस्टेंट रहता है, तो वाई इक्वल टू बी इसकी मान लेते हैं, वाई इक्वल टू बी डैश इसकी मान लेते हैं। अब इन इक्वेशन के हेल्प से हमें निकालना है ए बी सी डी पॉइंट। देखो एक्स इक्वल टू ए मतलब इस लाइन पे, ए सी लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ए है, बी सी लाइन सी डी लाइन पे वाई कोऑर्डिनेट बी हमें पता है, तो इस सी वाले पॉइंट पे एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट पता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा सी वाले पॉइंट पे, ए होगा, और वाई कोऑर्डिनेट बी होगा, ए कामा बी आ गया। सिमिलरली ए वाले कोऑर्डिनेट को देखो, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी डैश होगा। यहाँ पे आ जाओ जरा, यहाँ पे देखो y कोऑर्डिनेट b वाले पॉइंट के पास b डैश होगा, x कोऑर्डिनेट किसके हिसाब से होगा, इस वाली लाइन पे लाई करेगा, तो इसकी इक्वेशन x जो a डैश है मतलब यहाँ पे a डैश होगा, ठीक है। सी डी वाले DC लाइन पे आ जाओ, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, a डैश होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, b होगा। अब इससे इक्वेशन निकाल लो। चलिए डायगोनल AC, इस वाले डायगोनल की इक्वेशन निकालें हम पहले, इक्वेशन ऑफ डायगोनल कौन सा, AD क्या आएगा, y माइनस वाई वन, मतलब y माइनस वी डैश इक्वल टू b माइनस बी डैश अपान a डैश माइनस a इंटू एक्स माइनस a। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, नहीं। ए वाली इक्वेशन किसकी हो जाएगी, डायगोनल AD की हो जाएगी। अब आगे देखो इक्वेशन ऑफ, आगे और सॉल्व कर लेना, देख लेना क्या हो रहा है। इक्वेशन ऑफ डायगोनल किसका, अब डायगोनल CB का हम निकालते इक्वेशन, तो यहां पे y माइनस बी इक्वल टू बी डैश माइनस बी ए डैश माइनस ए एक्स माइनस ए, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन मैंने निकाल ली है, दोनों डायगोनल की इक्वेशन निकाल ली। कैसे, इसमें करना क्या था, जो इक्वेशन दी थी उसके हेल्प से हमें वर्टेक्स निकालनी थी रेक्टेंगल की। तो ए वर्टेक्स के लिए देखो एक्स इक्वल टू ए मतलब हमने माना AC लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए के बराबर होगा, AB लाइन पे लाइन करने वाले हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट बी के बराबर होता है। तो ए वर्टेक्स जो है वहां पे ए कामा बी कोऑर्डिनेट आ जाएगा, क्योंकि ए का एक्स कोऑर्डिनेट हम इस लाइन की सहायता से लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट इस लाइन से। सिमिलरली यही प्रोसीजर अपनाए हैं अदर वर्टेक्स के साथ, और हमने सबका कोऑर्डिनेट निकाला है और फिर इक्वेशन लिख दी है। ओके, इसमें कोई बड़ी बात, कोई डाउट, पिछली बात अगर समझ में आई होगी तो ये बात क्लियर हो गई होगी, नहीं समझ में आई होगी तो नहीं क्लियर हुई होगी। ओके, तो अगर सत्यम एक चीज से एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, तो अगला क्वेश्चन ले, चलिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको सोचने पड़ रहे थे। क्वेश्चन है कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट यूनिटी
from the positive direction of the axis of y, axis of the axis of the axis of y and incline at 45 degree to the axis of x. ठीक है, चल भाई, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लाइन है कोई, वो इंटरसेप्ट करती है यूनिट लेंथ का, ठीक है, मतलब एक यूनिट लेंथ का, कि यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, और 45 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन है ऑन द एक्स एक्सिस। समझो जरा इसकी बात, ये कोई एक्स एक्सिस है, ये कोई वाई एक्सिस है, एक लाइन इसमें इस कदर जा रही है कि वो एक यूनिट का इंटरसेप्ट पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कट करती है। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन नहीं होगी, मान लो यहाँ पे कितने यूनिट का इंटरसेप्ट है, 1 यूनिट का, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,1, क्योंकि यहाँ पे 1 एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब ए कितना है, कितने पे इंक्लाइन है, 45 डिग्री से इंक्लाइन है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये इंक्लाइन कितने पे है, 45 डिग्री पे। लेकिन हमें स्लोप के लिए कौन सा एंगल चाहिए होता है, ए वाला एंगल चाहिए होता है, तो ए कितना होगा, 180 माइनस 45 होगा। मतलब अगर इसे कहें, ठीक है, 180 माइनस 45, या इसे हम बोले तो 135 डिग्री, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो अब हमें क्या स्लोप निकाल सकते हैं, यहां से स्लोप tan 135 आएगा। tan 135 बेसिकली किसके बराबर होगा, -1 के। तो स्लोप की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगी, हमें मिल जाएगी -1, और पॉइंट हमें एक गिवन है, एक पॉइंट एक स्लोप गिवन है, तो इक्वेशन लिख सकते हैं ना, या y -1 0 सॉरी -1 x -0, तो y प्लस x -1 इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? आई होप इस पे कोई डाउट नहीं होगा आप सबको। बहुत इजी क्वेश्चन था यार, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को समझना था, सारी इंफॉर्मेशन दिया था, इंटरसेप्ट दे दिया था, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया था एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। लेकिन यही बात समझनी थी, एक 45 डिग्री यहाँ से गिवन था पॉजिटिव एक्सिस से, इसे कुछ बच्चे यहाँ से मान के tan 45 1 करके निकाले होंगे, तो उनकी इक्वेशन थोड़ी सी गलत आई होगी। ओके, क्लियर है? अगला क्वेश्चन पे चले। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है भाई। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट -5 फ्रॉम द वाई एक्सिस and being equally inclined to the axis.
इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। चलिए भाई साहब इस क्वेश्चन को कीजिए, बहुत आसान है। क्वेश्चन में क्या है कि एक लाइन है जो कि -5 यूनिट का इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे कट करती है और इक्वली इंक्लाइन है एक्स और वाई एक्सिस पे, मतलब एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइन है। एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइन मतलब है एक्स एक्सिस पे जितने एंगल के साथ इंक्लाइन है उतना ही वाई एक्सिस पे। तो -5 यूनिट इंटरसेप्ट बता रही है, मतलब लाइन इधर से कहीं निकल रही होगी, लाइन कुछ यहां से निकल रही होगी, तभी तो यहाँ पे -5 का इंटरसेप्ट बनाएगी। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, -5, क्योंकि ए एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होता है और ए बता रहा है इक्वली इंक्लाइन, मतलब ए थीटा है तो ए भी थीटा है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं जी बिल्कुल, क्योंकि देखो अगर ये पॉइंट ओरिजिन ओ मान लें, इसे ए मान लें और इसे बी मान लें, तो ट्रायंगल ओ ए बी में देखो तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 180 के बराबर होना चाहिए। 90 + थीटा इज इक्वल टू 180। ये प्रॉपर्टी हम ट्रायंगल में पढ़ चुके हैं। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक इतना आएगा थीटा 45 डिग्री आएगा। बट हमें जो स्लोप के लिए एंगल चाहिए होता था वो कहां से चाहिए होता था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लाइन का एंगल जब निकालेंगे तो क्या आएगा, ए एंगल आएगा, ए भी थीटा के बराबर ही होगा। ओके, कोई डाउट है इसमें? हो तो भाई पूछ सकते हो। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हाँ होना भी नहीं चाहिए अगर नहीं है तो। अब क्या करना है हमें, एक पॉइंट पता है, स्लोप पता है। स्लोप कितनी होगी, tan 45, तो थीटा स्लोप क्या आ जाएगा m = 1 आ जाएगी। अब कैसे इक्वेशन लिखेंगे, y - y1, y -5 = स्लोप टाइम x - 0 x1, तो y + 5 = x। तो इधर से क्या लिख सकते हैं, x - y = क्या लिख सकते हैं 5। ये क्या हो सकती है हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकती है, हो नहीं सकती है, जो इस कंडीशन के थ्रू फाइंड किया है हमने। कौन सी कंडीशन कि -5 का इंटरसेप्ट बना रही है कहां पे, y एक्सिस पे, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम बोथ एक्सिस क्या है, सेम है, या इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, दोनों एक्सिस पे एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। ओके, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। अगर है तो पूछ सकते हो यार, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आए तो पता लगे शर्म के मारे मत पूछो, आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ लेना, मैं अच्छे से आंसर करूंगा आपके सारे डाउट का। ओके, अच्छा जितने टाइप की मैंने इक्वेशन पढ़ाई थी सब टाइप पे मैंने क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कोई एक भी टाइप का क्वेश्चन बचेगा नहीं। ओके, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और इक्वेशन की फील आ जाए, क्योंकि अभी तो आप पढ़ के आए हो, कोई फील थोड़ी ना लिए हो, और वो फील मिल रही है आपको। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट 3 and 2 from the axis। हाँ भाई, हमें एक्सिस पे इंटरसेप्ट गिवन है 3 और 2 है, दोनों एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट 3 और 2 है।
एक लाइन है और एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट कितना बना रही है 3। देखो अगर और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना बना रही है 2 कि 2 इंटरसेप्ट गिवन है में एक 3 और 2, और जब कुछ नहीं दिया होगा तो मानेंगे एक्स और वाई के ऑर्डर में गिवन है, पहले एक्स इंटरसेप्ट गिवन है और फिर सेकेंड वाला वाई इंटरसेप्ट गिवन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन पॉइंट को फाइंड करेंगे। ये पॉइंट कौन सा होगा 2,0 होगा। ये पॉइंट कौन सा होगा, सॉरी 0,2। ये पॉइंट कौन सा होगा बताओ 3,0। इक्वेशन लिख सकते हो ना, बिल्कुल सर। y माइनस 2 क्या होगा 0 माइनस 2 अपान 3 माइनस 0 x माइनस 0। तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी y माइनस 2, ये कितना आ जाएगी -2/3 आ जाएगी x। तो यहाँ से जो हम इक्वेशन लिख पाएंगे 3y माइनस 6 इक्वल्स टू -2x, इसे इधर लाएंगे तो क्या होगी इक्वेशन हमारी 3y प्लस 2x इक्वल्स टू 6। ये क्या होगी हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बता सकते हो भाई साहब, अगर है डाउट तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप आके बता सकते हो। फिर बोल रहा हूँ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अपने डाउट को अपने दिल में मत बसाए रखना, कोई और नहीं आएगा सोल्यूशन देने दिल में। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मस्त अच्छा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passing through the point 1, -2 and cut off equal distance from the two axes। जनाब एक क्वेश्चन बहुत सोच समझ के अगर लगाओगे तभी आप लगा सकते हो, या फिर आप अगर पहले एक बार इसे पढ़ चुके इस चैप्टर को तब आप कर सकते हो आसानी से। जो बच्चा पहली बार एक क्वेश्चन देख रहा होगा थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है जो एक गिवन पॉइंट है उससे पास हो रही है, प्लस साथ ही साथ जो हमारी पास दो एक्सिस है एक्स और वाई उस पर इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है, तो ऐसी लाइन की इक्वेशन हमें बतानी है। तो जरा इसे समझो और सोचो ऐसे ही, पहले तो इस क्वेश्चंस को पढ़ो फिर कहो इसमें देखो क्या क्या गिवन है और क्या क्या फाइंड करना है और उसे अप्रोच करने का तरीका क्या होना है। 3 चीज आपको सोचना है। जैसे देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, जरा सोचो। हम मानते हैं एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है। हम मान लेते हैं कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है जो मान लो इस तरीके से पास हो रही है, लेकिन इस पास होने में दो कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है, जो एक्स और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है दोनों सेम है। मान लेते हैं एल लेंथ का इंटरसेप्ट इधर है तो एल लेंथ का इंटरसेप्ट ही इधर होगा। अच्छा, एल लेंथ का इंटरसेप्ट इधर है, एल लेंथ का इधर से। एक पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही, हो सकता है पॉइंट यहाँ हो, मान लेते हैं रैंडम पॉइंट यहाँ कहीं पे है। उस पॉइंट का नाम क्या दे देते हैं, उस पॉइंट का नाम क्या दे सकते हैं 1, -2 दे सकते हैं ना। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, अगर हमें क्या निकालना है, अगर हमें इक्वेशन चाहिए स्ट्रेट लाइन की तो उसके लिए एक पॉइंट मिल जाए या 2 पॉइंट मिल जाए।
अगर एक पॉइंट मिल रहा है तो उसके साथ साथ क्या होनी चाहिए, दूसरी चीज क्या मिले, एक स्लोप मिले, स्लोप पॉइंट मिले या फिर 2 पॉइंट मिले, दोनों में से कोई एक चीज मिल रही। देखो हमें स्लोप के बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है। जरा देखो स्लोप क्या होगा, पहले ए थीटा देखो, स्लोप ए थीटा निकाल सकते हो, tan थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा जनाब, L अपॉन L, यही तो आएगा tan थीटा इक्वल्स टू L अपॉन L। देन दैट मीन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सॉरी tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा L अपॉन अपन, थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा यहाँ से। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, उसे भी हम समझाएंगे। पहले थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री आ गया, मान लो स्टैंडर्ड एंगल ना आता, मान लो बस 3L दिया होता है इंटरसेप्ट, तो कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम बताएंगे ना। पहले एक तरीका शॉर्टकट जो है इसे देखो, कर इससे भी सोच सकते थे बट आपको थोड़ी टेक्नोमेंट्री अच्छी आनी चाहिए, लेकिन ठीक है। थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री मतलब अब हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होगी, tan थीटा, नहीं यार, tan ए एंगल होगा। स्लोप को बताने के लिए हमें ए एंगल निकालना पड़ेगा। ए किसके बराबर होगा, ए बराबर होगा 180 माइनस थीटा के। दैट मीन थीटा इक्वल्स टू 45 है तो 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 135 डिग्री। 135 डिग्री, अगर 135 डिग्री हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो स्लोप क्या हो जाएगी इसकी, तो स्लोप इसका क्या आएगा, tan 135 डिग्री। तो tan 135 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो स्लोप इसका हमें क्या मिल गया, -1। एक पॉइंट पहले से दे रखा है, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं ना, y माइनस y1, y प्लस 2, क्योंकि y1 की वैल्यू -2 है, माइनस टाइम x माइनस x माइनस 1। क्लियर है भाई। तो y प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1, तो यहां से क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आएगा, -1 की। या फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के। ये क्या होगी, हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी जो इक्वल इंटरसेप्ट कट करेगी x एंड y एक्सिस पे और पास करेंगी 1,-2 से। क्लियर है, इसमें कोई डाउट आपको होगा भी नहीं। अब सर दूसरा तरीका क्या था, हमने एक चीज पढ़ाई थी, इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ाया था। कैसे पढ़ाया था जरा वो सोचो। हमने कहा था कि जैसे अगर मान लो हमें एल पता है तो क्या हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। सपोज करो ए पॉइंट P है और ए पॉइंट Q है, हाँ सर लिख सकते हैं। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, दूसरा तरीका है। ये मेथड नंबर 1 था, अब मेथड नंबर 2 हम सीखते हैं। मेथड नंबर 2 अब हम सीखते हैं, इसे इरेज कर सकते हैं। चलो इसे तो इरेज कर सकते हैं ना। मेथड नंबर 2 में क्या करते हैं, अब इसे थीटा उटा मान लो हमें पता नहीं, ये तो पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने पता किया था ना। चल भाई, हम P और Q पॉइंट निकाल सकते हैं। जी सर, P पॉइंट क्या होगा, 0,L होगा, Q के पॉइंट क्या होगा, L,0 होगा। हम P और Q पॉइंट की हेल्प से एक इक्वेशन निकालते हैं L के टर्म में, ठीक है। जो इक्वेशन आएगी L के टर्म में आएगी, क्या आएगी, y माइनस y1, इसे मानते हैं x1, y1, इसे मान लेते हैं x2, y2। तो y माइनस y1, y माइनस 0, फिर क्या करेंगे, y2 माइनस y1 यानी मतलब L माइनस 0 अपान x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस L, कामा किसके बराबर करोगे, x माइनस L के, यही तो करोगे। हाँ, तो यहां से इक्वेशन क्या आएगी, y इक्वल टू -1 टाइम x माइनस L। तो यहां से क्या इक्वेशन निकल के आएगी, y प्लस एक्स इक्वल टू L के निकल के आएगी ना। अब L की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। L की वैल्यू के लिए हम इस इक्वेशन में, क्योंकि इस इक्वेशन पे ही 1,2 वाला -2 वाला पॉइंट लाई कर रहा है ना, तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे पुट करा सकते हैं, x और y जगह भेजी, बिल्कुल सर। तो इस पॉइंट का यहाँ पे पुट कराओ तो क्या आएगा, y की वैल्यू क्या, -2 प्लस x की वैल्यू क्या, 1, तो L की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, L इक्वल टू -1 निकल के आएगा। अब इस L की वैल्यू की इस इक्वेशन में पुट कर दो तो x प्लस वाई इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी हो सकता था हमारा सॉल्व करने का। अब दूसरा, इंटरसेप्ट का फार्मूला अगर आपको पता हो तो वैसे भी कर सकते हो, x अपान L प्लस वाई अपान L इक्वल टू 1 के, तो x प्लस वाई इक्वल टू L हो जाएगा। फिर यही इक्वेशन डायरेक्टली मिल गई ना आपको, तो चाहे ऐसे करो चाहे इस तरीके से करो, फिर यही पॉइंट इसमें पुट करा के फिर आगे कहानी वैसे सेम हो जाएगी। तो ये दूसरा मेथड था, मेथड नंबर हमारा 2 था। तो आई थिंक इस मेथड 2 वाला भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम परपेंडिकुलर वाला 2 क्वेश्चन और हमारे बचे होंगे, उन्हें डिस्कस करेंगे।
फिर आज की लेक्चर से यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चर्चा करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which passing through the point -4, 3 and is such the proportion of it between the axis is divided by the point in the ratio 5:3। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है जनाब। देखो क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है, लाइन व्हिच पासिंग थ्रू, जो कि 4,-3 से पॉइंट 4,-3 से पास होती है, और 4,-3 इस तरीके से पॉइंट है कि जो पोर्शन इसके एक्सिस के बीच में आ रहा है लाइन का, उसे वो 5:3 में डिवाइड कर रहा है, 4,-3 वाला पॉइंट, -4,3 वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट जो पोर्शन एक्सिस के बीच में आ रहा है ना, उसे 5:3 में डिवाइड कर रहा है। तो हमें उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें बतानी है। तो आसान सा क्वेश्चन है, फिर बताएं, ये चीजें जब पढ़ोगे, सोचोगे, थिंक करोगे, और सारी चीजें आपको पता होगी जो भी मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अभी तक पढ़ाई है, तब ऐसे क्वेश्चन आप अप्रोच कर पाओगे। एक्स एक्सिस है जनाब, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश मान सकते हैं, सॉरी वाई डैश मान सकते हैं, हो ये हमारा है एक्स डैश, ठीक है। लाइन है कोई पास कर रही है जनाब, जो ए और बी है, ए वाली लेंथ है, यहां पे कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट गिवन हमें -4,3। ए बी लेंथ को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 5:3 में डिवाइड कर रहा है। सपोज करें पॉइंट पी है, ठीक है। तो अब हमें इस इक्वेशन ए बी, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है। कैसे बताओगे, सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बताने के लिए या तो हमें 2 पॉइंट गिवन हो, या फिर हमें क्या पता होने चाहिए, या तो हमें पता होना चाहिए स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो दो चीज, हमें सिर्फ एक पॉइंट पता है और रेशियो पता है, तो हम कैसे ए और बी पॉइंट क्या है इसके हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अच्छा हम बी पॉइंट का कोई हम कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो हम मानते हैं यहाँ पे जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है, x1 इंटरसेप्ट कर रहा है और यहाँ पे y1 इंटरसेप्ट कर रहा है, ऐसा मान लेते हैं। और ये x1 y1 बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में उसने कोई कंडीशन नहीं दी है। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिख पाएंगे, बी पॉइंट का x1, 0 हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, y1 हो जाएगा। अच्छा, अब ए और बी पॉइंट को पी पॉइंट 5:3 में डिवाइड कर रहा है, तो हम x1 और y1 की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर आपको इंटरनल डिवीजन मैंने पढ़ाया था वो चीज पता हो, वहां पे मैंने क्या कहा था, -4 किसके बराबर होगा, इस पॉइंट को छिपाएंगे, इस रेशियो को इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हम x कोऑर्डिनेट लिखे ना, तो 3 × 0 हो जाएगा, प्लस टर्म्स लगाएंगे 5 इस पॉइंट को छिपाएंगे, इधर वाले रेशियो को इधर मल्टीप्लाई, 5 × x1/8।
तो यहां से x1 की वैल्यू क्या आएगी जनाब, -40/5। मतलब इसे अगर x1 को लिखना चाहें, सॉरी 32/5, तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -32/5। अच्छा, अब y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर। तो y कोऑर्डिनेट, यही सेक्शन फार्मूला हम y कोऑर्डिनेट के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पे 3 इक्वल टू गिवन है, इस रेशियो, इस पॉइंट को छिपाएंगे, इस रेशियो को इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो 5 × 0, इस पॉइंट को छिपाएंगे, इस रेशियो को इधर मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 3 × y1/8। तो y1 की वैल्यू यहां से समझ रहे हो क्या आएगी, 8 आएगी। y1 की वैल्यू हमें 8 मिलेगी यहां से। x1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 32/5 मिलेगी। इसमें कोई डाउट हो तो जनाब पूछ सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो। ये चीज आप सेक्शन फार्मूला जो कि मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया था, वहां चीजें क्लियर की थी अपनी। अब देखो, मतलब x1 y1 पता चल गया, तो हमें a और b वाले पॉइंट पर कोऑर्डिनेट पता चल गए। कौन से पॉइंट कोऑर्डिनेट पता चल गए, इसका a वाला कोऑर्डिनेट कितना आएगा, इस b वाला पॉइंट x1 का मतलब -32,8, ठीक है। और इस कोऑर्डिनेट का क्या नाम दे सकते हैं, 0,8। एक और तरीका था, आप x1 और y1 के सहारे इक्वेशन लिख लेते, उसमें पॉइंट सेटिस्फाई करा के x1 और y1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन वो कहानी आसान नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल x1 और y1 दो मिलते हैं, तो 2 इक्वेशन और बनानी पड़ती। तो उसके लिए सबसे सही तरीका आपके पास यही था, क्लियर, सेक्शन फार्मूले का यूज करके 0,8 और -32, ये क्या है भाई, 32,0 है। अब इन a और b के सहारे हम इक्वेशन लिख सकते हैं। a b के सहारे लिखो, या a और p के सहारे लिखो, या b और q के सहारे, b और b के सहारे लिखो, जिसे के थ्रू लिखोगे इक्वेशन सेम ही मिलेंगी। तो हम a और b के सहारे लिखें, ठीक है। तो y माइनस y1, इसे हम x1, y1 मान लेते हैं, और इसे x2, y2 मान लेते हैं। तो y माइनस y1 मतलब 8 - 0 अपन y2 - y1, क्या बात करते हैं, y माइनस y1, y -8, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 0 - 8 अपन -32/5, -32/8 है भाई साहब, -32/5 है, सॉरी, सही है, -32/5 -0, और फिर क्या होगा, x माइनस x1, x माइनस 0। तो y -8, ये क्या आ जाएगा, 5/4 x -0। तो यहां से जब इक्वेशन आप निकालोगे क्या आएगा, जरा देखना, 4 को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, 4y - 32 = 5x, ठीक है। इधर रिप्लेस करवा दो, तो 5x या 4y - 5x = 32, एक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में लग रहा है आपको गलत है, तो कोई तीनों में से कोई एक पॉइंट लेके आओ और इसमें पुट करा दो। अगर सेटिस्फाई तो जो मैंने इक्वेशन निकाली है बिल्कुल सही, नहीं सेटिस्फाई तो कुछ, चलो हम पी पॉइंट ही इस पे लाके रख देते हैं। पी पॉइंट में क्या है, -4,3 है, तो y की जहाँ पे 3 रखोगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4 - 30, मतलब 20 हो जाएगा, 20 + 12 32, 32 बराबर 32 के। तो दैट्स मीन इक्वेशन हमारी बिल्कुल करेक्ट है, तो कोई पॉइंट नहीं। तो इक्वेशन जो हमारी निकल के आएगी इससे पास होने वाली है, और एक पॉइंट जो इसे 5/3 में इसके एक्सिस वाले पोर्शन को डिवाइड करेगा, वो क्या होगी, 4y - 5x = 32 होगी। तो मे बी ये आपको समझ में आया होगा, अगर पहले से आप ये सब चीजें सेक्शन फार्मूला पढ़ रखे हो, ये सारी चीज जानते हो, तब आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, क्लियर है। चलो यार, फिर आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आपको डीपीपी में मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन रहेगी। आप उससे डीपीपी डाउनलोड करके उसे सॉल्व कर लेना, उसमें रहेंगे 20-25 क्वेश्चन रहेंगे, उन्हें सॉल्व कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी जब स्ट्रेट लाइन कवर कर लेंगे, मतलब 2 लेक्चर और आएंगे स्ट्रेट लाइन के, उसमें स्ट्रेट लाइन को आराम से हम कवर कर लेंगे। और बिल्कुल आपने देखा होगा, मैं बेसिक से लेके एकदम अच्छे लेवल तक पढ़ा रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि मैं छोटे क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ या छोटे कॉन्सेप्ट छोड़ रहा हूँ। बिल्कुल, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है स्ट्रेट लाइन का, तब भी अगर हमसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पढ़ना स्टार्ट किए होंगे तो आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे।
इसके बावजूद भी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो मैं बोलता हूँ आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी बातें शेयर किया करो, ताकि हम पढ़ के समझ पाएँ कि आपको क्या समस्या है और आपकी समस्या का समाधान देने का प्रयास करें। ठीक है। और सेकेंड चीज़ यार, अगर चैनल पे नए रहा करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर लिया करो अगर लगे कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल रहा है यहाँ से। और बाकी जब चैप्टर कवर हो जाएगा तो जेईई मेंस 2019 एंड 2020 में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे उन्हें हम डिस्कस करेंगे। ओके, बाकी यार आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चर्चा, आगे की कहानी डिस्कस की जाएगी। तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।